अंधकार के पार यूक्रेनी रोशनी आएगी। क्रीमिया में यह अन्य कब्जे वाले इलाकों से भी ज्यादा सच है। यूक्रेन महीनों से क्रीमिया को अलग थलग करने में जुटा है, जिससे कब्जा किया गया प्रायद्वीप रूसी समर्थन से कटकर एक द्वीप बन गया है। फिर 24 जून 2026 की रात आई। यूक्रेन ने क्रीमिया को उसकी सबसे अंधेरी रात में डुबो दिया। लेकिन रूस के लिए हालात इससे भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। बिजली जाने से भी कहीं ज्यादा अंधेरा कुछ हुआ, कुछ बहुत ही भयानक। बिजली कटने के साथ ही यूक्रेन ने सब कुछ तबाह कर दिया। हम आपको पहले सेवास्तोपोल के बालाक्लावा पावर प्लांट ले चलते हैं। ये शहर पुतिन के लिए पूरे क्रीमिया कब्जे का सबसे कीमती नगीना माना जाता है। ये काला सागर बेड़े का घर था, जब तक यूक्रेन के अभियान ने रूस के युद्धपोतों को बाहर नहीं कर दिया। अब सेवास्तोपोल असुरक्षित है। यूक्रेन ने 24 जून की रात विनाशकारी हमलों से ये साबित किया, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया। बालाक्लावा थर्मल पावर प्लांट मुख्य लक्ष्य था और यूक्रेन के हवाई हमले ने वही किया जो उसे करना था। बिजली काटो, कब्जाधारियों को अंधेरे में डालो। एक रात यूक्रेनी निगरानी चैनलों ने केर्च, बखमुत, सराय और माउंट इपेट्री के पास धमाके रिकॉर्ड किए, जो एक अहम ठिकाना है क्योंकि वहां रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की रेडियो तकनीकी बटालियन का रडार स्टेशन है। यूक्रेन ने बालाक्लावा प्लांट को इतना नुकसान पहुंचाया कि क्रीमिया के कब्जाधारी अंधेरे में डूब गए। हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रायद्वीप पर रूसी कठपुतली अधिकारियों में फैली घबराहट सब कुछ बता देती है। मॉस्को द्वारा नियुक्त सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रजवोजायोव ने टेलीग्राम पर जाकर बताया कि क्या हुआ, यह दावा करते हुए कि उनके शहर में बुनियादी ढांचे पर यूक्रेनी हमलों के कारण अस्थायी रूप से बिजली चली गई थी। गवर्नर ने आगे दावा किया कि वायु रक्षा, मोबाइल फायर टीमों और रूसी सैन्य एवं विमानन के संयुक्त प्रयासों से यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 2 हमले विफल हुए और 70 ड्रोन मार गिराए गए। लेकिन विफल कर दिया शब्द चुनना दिलचस्प है। रूस की वायु रक्षा ने क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले रोकने की कोशिश की, हालांकि वे स्पष्ट रूप से असफल रहे हैं। और रजवोजायेव ने अनजाने में एक अपडेट पोस्ट में यह भी उजागर कर दिया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि लेनिन्स्की और गगारिन्स्की जिलों में, साथ ही सेवास्तोपोल के अंदर कई सड़कों पर अब तक बिजली बहाल नहीं हुई है। रजवोजायेव, आप ये नहीं कह सकते कि हमला नाकाम रहा, जबकि इन हमलों से पूरा शहर अंधेरे में है। रजवोजायेव अपनी टेलीग्राम पोस्ट्स में ये नहीं बताते कि यूक्रेन के 24 जून के हमले से पहले ही क्रीमिया बिजली की समस्याओं से जूझ रहा था। 23 जून को क्रीमिया के अधिकांश हिस्सों में बिजली कटौती शुरू हुई, जिसे अधिकारियों ने एहतियाती कदम बताया। वे किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक ये बिजली कटौती क्रीमिया के आधे हिस्से को यूक्रेनी हमले के बाद प्रभावित कर चुकी है, जिसमें केर्च थर्मल पावर प्लांट का ईंधन भंडार निशाना बना। केर्च को याद रखें, हम फिर लौटेंगे। रूसी कठपुतली, कब्जा। प्रशासन के प्रवक्ता ओलेग क्रायुचकोव ने स्थिति को समझाते हुए कहा, हम क्रीमिया की ऊर्जा अवसंरचना पर लगभग रोजाना हमले देख रहे हैं। बिजली की आपूर्ति में फेरबदल और पुनर्वितरण हो रहा है और एहतियाती लोड शेडिंग शेड्यूल लागू है। क्रीमिया की पावर ग्रिड ओवरलोड होने पर ये समय समय पर लागू होंगे। सब कुछ स्थिति पर निर्भर है। खैर, स्थिति अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। एक प्रायद्वीप जो अपनी बिजली के लिए यूक्रेनी मुख्य भूमि पर निर्भर है, अलग थलग किया जा रहा है। और यूक्रेन ने अभी अभी क्रीमिया में मौजूद कुछ गिनी चुनी पावर स्टेशनों में से एक पर हमला किया है, ताकि अपनी बात को और स्पष्ट कर सके। घबराहट के बावजूद रजवोजायेव ने कब्जाधारियों के लिए प्रेरणादायक छवि पेश करने की कोशिश की, जिन्हें यूक्रेन ने अंधेरे में डुबो दिया। वे हमें रोशनी की कमी से डरा नहीं सकते। सेवास्तोपोल के गवर्नर ने कहा कि हम इससे भी बुरे दौर से गुजर चुके हैं और अब भी डटे रहेंगे। उन्होंने निवासियों से फोन की बैटरी बचाने की सलाह दी, ताकि आपातकालीन कॉल किए जा सके। यह विडंबना है, वे हमें डरा नहीं पाएंगे। एक कठपुतली गवर्नर की ओर से उस शासन के लिए जिसने यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड पर हमला करना, खासकर सर्दियों में यूक्रेनी नागरिकों को डराने और देश की सरकार पर दबाव डालने की अपनी मुख्य रणनीतियों में से एक बना लिया है। ये बयान खोखला लगता है। आखिरकार
ये तो बस 2 जून को ही हुआ था, जब एक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले ने यूक्रेन के 8 क्षेत्रों को बिजली से वंचित कर दिया था और रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड के खिलाफ एक हवाई अभियान चलाया था, जिसके कारण देश के अधिकांश क्षेत्रों को सर्दियों में जीवित रहने के लिए ब्लैकआउट लागू करने पड़े। कार्रवाई के लिए आह्वान क्रीमिया में काम नहीं करेगा, खासकर जब उसके कब्जाधारी खुद उस विशेष सैन्य अभियान के प्रभावों को महसूस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वो अब तक खत्म हो चुका होगा। जो हमने यहाँ देखा है वह यूक्रेन की थोड़ी सी बदला लेने की भावना है, साथ ही एक बड़ी रणनीति है जिसका उद्देश्य क्रीमिया को अलग थलग करना और रूस के लिए उस प्रायद्वीप को बनाए रखना असंभव बना देना है। क्रीमिया में बदलाव हो रहा है, लेकिन पुतिन और उनके साथियों के लिए 24 जून ही मुख्य आकर्षण था। जैसे ही सेवास्तोपोल अंधेरे में डूबा, यूक्रेन ने क्रीमिया में हमलों की लहर चला दी, जिससे रूस की स्थिति और खराब हो गई। यूक्रेन ने क्रीमिया को सबसे अंधेरी रात देने से एक रात पहले सबसे भयानक रात दी थी। 60 लक्ष्यों पर हमलों के चरम में यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों ने 2 लॉन्चर, एक एंटी एयर गन और एक रडार को जोड़ा, जिससे जून में 23 रूसी वायुरक्षा संपत्तियां नष्ट हुईं, यूरो मैदान प्रेस के अनुसार। ईंधन साइटें, 3 महंगे रूसी ड्रोन और कई अन्य सहित कुल 60 लक्ष्य यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों ने ब्लैकआउट से पहले निशाना बनाए। यहाँ कवर करने को बहुत कुछ है, तो हमारे साथ रहे। यूक्रेन ने बाखमुत के पास पेंटसिर S-1 सिस्टम को निशाना बनाया। कोरोटना में यूक्रेन के ड्रोन ने एंटी एयरक्राफ्ट गन और S-300 लॉन्चर नष्ट किए। केच पर हमला हुआ, हमने पहले ही सतर्क किया था और वहां नेबोयू रडार सहित काफी कुछ खो गया। यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में क्रीमिया भेजे जा रहे फ्यूल टैंकरों को भी निशाना बनाया ताकि ईंधन संकट कम हो सके। डोनेत्स्क ओब्लास्ट के होर्लिवका में यूक्रेन ने एक फ्यूल रेल टैंकर नष्ट किया। जापोरिजिया में प्रयाजोस्का क्षेत्र के पास एक सप्लाई ट्रांसपोर्ट नष्ट किया गया। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार क्रीमिया और चारों कब्जे ओब्लास्ट ओब्लास्ट में कई फ्यूल व सप्लाई काफिले भी नष्ट हुए। यूक्रेन ने क्रीमिया में ड्रोन गिराए और देबाल्त्सेवे में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर नष्ट किया। यूक्रेन जिस भी चीज को निशाना बना रहा है वो तबाह हो रही है और धीरे धीरे पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। आइए वापस केर्च पर आते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना यूक्रेन की जबरदस्त हमलों की श्रृंखला में की गई इकलौती चीज नहीं थी। कीव पोस्ट के अनुसार यूक्रेन ने केर्च बंदरगाह के तेल डिपो पर हमला किया। ये हमला दोबारा किया गया था। 21 जून को किए गए हमले के बाद डिपो पहले से ही जल रहा था, इसलिए यूक्रेन ने आग को और भड़काए रखने के लिए दोबारा हमला किया। यूक्रेन ने टेस्ट टर्मिनल ऑयल प्रोडक्ट ट्रांसशिपमेंट और स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिस पर रूस लॉजिस्टिक्स हब के रूप में निर्भर करता है, ताकि वह गैस और तेल उत्पाद क्रीमिया समेत कब्जे वाले क्षेत्रों में भेज सके। सुपरनोवा प्लस टेलीग्राम चैनल ने हमलों के फुटेज जारी किए हैं, इसलिए रूस इनकार नहीं कर सकता। पहले बताए थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम एक ईंधन भंडारण टैंक नष्ट हुआ और करीब 50 किलोमीटर तक धुएं का गुबार फैला, जैसा कि क्राइमियन विंड टेलीग्राम चैनल ने रिपोर्ट किया। कीव पोस्ट के अनुसार केर्च के प्रवेश द्वार और युजनाया रेलवे स्टेशन पर आग लगने की खबरें आई थी, जहां रूस S-300 और S-400 वायु रक्षा तैनात करता है। अगर केर्च नाम आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो इसकी वजह यह है कि ये इलाका प्रसिद्ध केर्च ब्रिज का भी स्थान है, जो रूस को मुख्य भूमि से कब्जे वाले क्रीमिया में सैनिकों और आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति देता है। यूक्रेन के हमलों के दिन सुबह 7 बजे तक पुल पर यातायात बंद था। और सुनिए, यूक्रेन ने क्रीमिया के सोवेत्स्की जिले की नासोसनाया 2 विद्युत उपकेंद्र पर भी हमला किया। नासा के फर्म सैटेलाइट्स ने उस जगह आग की पुष्टि की है, जबकि चश्मदीदों ने करीब 2 बजे धमाकों की सूचना दी, जैसा कि कीव पोस्ट ने बताया। उस हमले के कारण भी बिजली चली गई, तो 24 जून को जो हुआ उसमें और भी अंधेरा जुड़ गया। यूक्रेन के ड्रोन ने अर्बत्स्पीट में आग लगा दी। आप सोच सकते हैं कि हमलों का सिलसिला यही खत्म हो गया। रूस ने 23 और 24 जून को ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन अभी और बाकी है। बाकी सब जानने से पहले एक पल सांस ले
और मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। अगर आप यूक्रेन युद्ध की जानकारी देखना चाहते हैं तो हम रोज ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो क्या आप और जानने के लिए तैयार हैं? 23 जून को यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस या एसएसओ ने थ्रेड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ऐलान किया। माफ कीजिए, पर यह एक जरूरी मामला है। उत्तर क्रीमियन नहर का रेलवे पुल अब क्रीमिया में नहीं है, एसएसओ ने व्यंग्य से कहा। इसके बाद उन्होंने दिखाने का इशारा किया कि असल में क्या हुआ था और अपने वादे पर खरे उतरते हुए हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बार बार हम आते हुए ड्रोन का दृश्य देखते हैं जब वे पुल पर लक्ष्यों पर हमला करते हैं। हमले के बाद पुल का एक हिस्सा ढह गया और रूस का क्राइमिया तक माल पहुंचाने वाला रेलवे ट्रैक नष्ट हो गया। और जब ये सब जमीन पर मौजूद ऑपरेटिव्स द्वारा पुष्टि हो गया, यूक्रेन ने पुल के बचे हुए हिस्सों पर हमला करने के साथ साथ मरम्मत के उपकरणों को भी निशाना बनाया, एक बार फिर, ताकि रूस इसे जल्दी ठीक कर फिर से शुरू न कर सके। इस बारे में और जानकारी कीव पोस्ट द्वारा साझा की गई है। इसमें कहा गया है कि संबंधित पुल रोजदोलना गांव के पास था और हमला 22 जून को हुआ था, भले ही इसकी रिपोर्ट एक दिन बाद आई। तो हमारे पास लगातार 3 दिनों तक विनाशकारी हमलों की एक श्रृंखला है जो सभी क्रीमिया के कब्जाधारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हैं। वास्तव में यही इस हमले ने किया। टूटा हुआ पुल और रेलवे लाइन उस सैन्य लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा थे जिस पर रूस आपूर्ति, सैनिकों, उपकरण और ईंधन को क्रीमिया के रास्ते और अक्सर दक्षिणी यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए निर्भर करता है। क्या हमने कहा था 3 दिन? असल में ये करीब 1 हफ्ते के हमलों की बात है। इस पुल को जून 22 के हमले से पहले भी कई बार निशाना बनाया गया था, जैसे अन्य यूक्रेनी हमले जो क्रीमिया को यूक्रेनी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले रास्तों पर हुए। और जब हम पिछले हफ्ते के यूक्रेनी हमलों की बात कर ही रहे हैं तो हम कुछ और हमलों की भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें से सभी का असर क्रीमिया पर नहीं पड़ा है। 20 जून को यूक्रेन ने ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जो यूक्रेन रूस सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। हमने 21 जून से पोर्ट काउकाज पर बार बार हमले होते भी देखे हैं, जो रूस में है। यह रूसी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से नियमित रूप से फेरी चलती है जो क्रीमिया के पश्चिमी तट तक सामान पहुंचाती है। पोर्ट पर आग की खबर आई। रूस जिन कई फेरियों का अस्थायी लॉजिस्टिक जहाज़ों के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, वे भी निशाना बनी। उफ, यूक्रेन ने पहले भी हमले किए हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है ताकि क्रीमिया को यूक्रेनी मुख्य भूमि पर कब्जा करने वालों से और रूस के अंदर से लाई जा रही आपूर्ति से पूरी तरह काट सके। हवाई रक्षा प्रणाली नष्ट हो गई है, तेल डिपो जल रहे हैं और लॉजिस्टिक सप्लाई लाइनें बंद हो गई हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्रीमिया के बड़े हिस्सों में अब भी बिजली नहीं है और बिजली कटौती का कोई अंत नहीं दिख रहा। यूक्रेन ने अभी अभी क्रीमिया को उसका अब तक का सबसे अंधेरा दिन दिखा दिया है, जो प्रायद्वीप को पंगु बनाने वाले क्रूर हमलों की एक श्रृंखला का चरम बिंदु है। और इस समय क्रीमिया पर रूसी कब्जा बिल्कुल ही बुरी हालत में है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों के बल के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने हमलों के बाद क्रीमिया के कब्जाधारियों को पहले ही चेतावनी दी है। मॉस्को क्रीमिया में गिर जाएगा, SBS बर्ड्स अपना काम करते रहेंगे, ब्राउडी ने 23 जून को टेलीग्राम पोस्ट में कहा। ये सेवास्तोपोल में बिजली कटने से पहले की बात है, लेकिन क्रीमिया के रूसी जानते हैं कि वे गंभीर हैं। साफ कहूं तो उन्हें जरूर यह सोचकर हैरानी हो रही होगी कि अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। वे पहले से ही बिजली कटौती और अपने आसमान में लगभग रोजाना और भी ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन की मौजूदगी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन की अलगाव रणनीति प्रायद्वीप को बाकी चीजों से पूरी तरह काट रही है। उदाहरण के लिए ईंधन को ही ले लीजिए। यूक्रेन बेवजह तेल डिपो और ईंधन ट्रकों पर हमला नहीं करता। हर बार जब रूसी तेल जलता है तो क्रीमिया एक ऐसे ईंधन संकट में और गहराई तक डूब जाता है जिसने पहले ही पूरे प्रायद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग उसी समय जब यूक्रेन अपने हमलों की बौछार कर रहा था, क्रीमिया के अधिकारियों ने आम नागरिकों के लिए ईंधन की बिक्री पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि प्रायद्वीप पर ईंधन की घटती आपूर्ति को आपातकालीन सेवाओं और रूसी सेना के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। क्रीमिया के रूस नियुक्त प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने पहले सेवस्तोपोल में,
फिर क्रीमिया के बाकी हिस्सों में ईंधन बिक्री पर रोक लगाई। अब भी प्रायद्वीप तक ईंधन पहुंच रहा है। एक निराश मोटर चालक ने बीबीसी को बताया कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है, लेकिन वे बेच नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि यह रात के समय पहुंचाया गया था और दिन में इसे सामान्य रूप से बेचना शुरू करना था, लेकिन एक्सोनो के आदेश के बाद उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि क्रीमिया में ईंधन पर्याप्त नहीं है। अब इसे राशन किया जा रहा है और प्रायद्वीप का आम आदमी ही नुकसान उठा रहा है। ड्राइविंग से जुड़ा कोई काम अब लगभग असंभव है और जो जगह पहले रूसी मुख्य भूमि के लोगों की पसंदीदा छुट्टियों की जगह थी, वो अब नो गो जोन बन गई है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक 22 जून तक 2 हफ्तों में टूर बुकिंग 58% घट गई है और क्रीमिया की आय के मुख्य स्रोतों की स्थिति और बिगड़ने वाली है। कीव पोस्ट के अनुसार रेल और परिवहन में भारी बाधा ने प्रायद्वीप को प्रभावित किया। प्रायद्वीप के मुख्य रेल ऑपरेटर ग्रैंड सर्विस एक्सप्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब क्रीमिया से निकलने वाली सभी तावरिया ट्रेनें केवल केर्च से ही शुरू होंगी और सभी आने वाली ट्रेनें वही समाप्त होंगी। जो प्रायद्वीप में अंदर जाना चाहता है उसे बस पकड़नी होगी। सार्वजनिक परिवहन यात्राएं कम हो गई हैं और शॉपिंग सेंटर्स के खुलने का समय सीमित है। सुपरमार्केट जाना ज्यादा फायदेमंद नहीं। 9 जून को टीवीपी वर्ल्ड ने बताया कि क्रीमिया की लॉजिस्टिक्स पर हमलों से यूक्रेन में खाद्य संकट हो रहा है। अब जब यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वह क्षेत्र पर बार बार हमला करेगा, तो केर्च में ट्रेनें कब तक चलेंगी, यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकते। कुछ और संकेत हैं कि क्रीमिया के लिए यूक्रेन की अलगाव रणनीति सफल हो रही है। उदाहरण के लिए एक्सियोनो ने घोषणा की है कि सभी बच्चों के कैंप कम से कम 1 सितंबर तक निलंबित रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये यूक्रेनी हमलों के डर के कारण है। यूक्रेन आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता। क्रीमिया में ईंधन संकट के कारण बच्चों को कैंपों तक ले जाने वाली बसें अब क्रीमिया के लिए बहुत महंगी हो गई हैं। क्रीमिया ने रात में मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर, पिट बाइक, एटीवी आदि वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। फिर से इसका मकसद किसी तरह से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि इन बाइकों की आवाज़ यूक्रेन के कभी न खत्म होने वाले ड्रोन के झुंडों से निपटने की कोशिश कर रही वायु रक्षा टीमों के काम में बाधा डालती है। और क्रीमिया में यूक्रेन की कामयाबी का सबसे अजीब संकेत ये है कि हवाई हमले के सायरन बंद कर दिए गए हैं। अब कब्जाधारियों को ड्रोन आने पर टेक्स्ट अलर्ट और सूचनाएं मिलती है, लेकिन बार बार बिजली कटने से फोन चार्ज करना मुश्किल है। ओलेग क्रेउचको, अक्सियोनो के सलाहकार, कहते हैं कि सायरन बजाने से प्रायद्वीप में अफरा तफरी मच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सायरन दिन में 22 घंटे बजेंगे, जिसमें रात को 7 या 8 बार भी शामिल है, जिससे कब्जाधारियों के लिए प्रायद्वीप पर जो भी जीवन वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे जीना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात कुछ सोचने वाली है। जब यूक्रेन के ड्रोन हमले इतने लगातार और सफल हो गए हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि हवाई हमले के सायरन अब इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि वे दिन भर हर समय बजते रहते। यूक्रेनी फंदा धीरे धीरे क्रीमिया की गर्दन के चारों ओर कसता जा रहा है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक अनोखा नाकाबंदी है, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। आसपास के इलाकों को घेर कर आपूर्ति को अंदर या बाहर जाने से रोकना कोई नई रणनीति नहीं है। इसे सेनाओं द्वारा हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन यह कर रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया। हजारों ड्रोन क्रीमिया की लॉजिस्टिक्स को पंगु बना रहे हैं और प्रायद्वीप को ऐसे छोड़ रहे हैं कि वो अब यूक्रेन के हमलों के लिए एक आसान निशाना बन गया है, जिन्हें यूक्रेन अब जब चाहे अंजाम दे सकता है। यूक्रेन ने ये सब कुछ 2025 के दौरान क्रीमिया की वायु रक्षा को व्यवस्थित रूप से कमजोर करके तैयार किया, जब उसने मिडल स्ट्राइक ड्रोन तकनीक विकसित की, जो अब उन हमलों को संभव बना रही है जो रूस की उन लॉजिस्टिक लाइनों को निशाना बना रही है जो क्रीमिया को आपूर्ति पहुंचाती है। अब हम उस मेहनत का नतीजा देख रहे हैं। 24 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया के 12 साल के इतिहास का सबसे काला दिन बना दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया को उसके इतिहास के सबसे भयंकर दिन दिखाए, लेकिन जैसा कि ब्राउडी कहते हैं, इससे भी बहुत कुछ आने वाला है। अंधेरे दिन और गहरे होंगे, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन छा जाएंगे। रोशनी तभी लौटेगी जब यूक्रेन का काम पूरा होगा।
और अलगाव नीति के कारण कब्जाधारी क्रीमिया छोड़ देंगे। पुतिन का क्रीमिया अब समाप्त हो गया है और वह इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो कभी पुतिन की सबसे बड़ी जीत थी, अब उसे इतनी बड़ी रणनीतिक समस्या में बदला जा रहा है कि जल्द ही रूस को मानना पड़ेगा कि क्रीमिया को अपने पास रखना उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। यूक्रेन की रणनीति शानदार और विनाशकारी है। आप हमारे विश्लेषण में जान सकते हैं कि वह प्रायद्वीप को कैसे अलग थलग कर रहा है और डिरूसीकरण की तैयारी कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। हम क्रीमिया और कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन के हमलों पर नजर रख रहे हैं। धन्यवाद।